हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हम सारे के सारे इंट्रोडक्शन टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। हम जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब हमने कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब जो इस चैप्टर का अगर हम बैकबोन बोलें, जहाँ से एक्चुअल में 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, वो है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। ये क्या होता है? सो प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड after a fixed interval are known as what? Periodic properties। मतलब हमने शुरू से ही बताते आया है ये चीज़ कि एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में किसी भी प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। ये दो तरीके से मेनली डिवाइड किए जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को। नंबर 1, अगर हम पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन करते हैं कि एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीपी लिख देता हूँ। इन शॉर्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को मैं पीपी के फॉर्म में लिख देता हूँ। सो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, एंड जो दूसरा होता है दैट इज मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो ये होते हैं आपके दो तरीके से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब हम बात वहाँ पे करेंगे, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात हम तब करते हैं जब कोई प्रॉपर्टीज है ना, कोई भी प्रॉपर्टीज विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटम। कोई प्रॉपर्टीज जिसको हम सिंगल एटम के हेल्प से सिर्फ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। और जिसमें हम सिंगल एटम से किसी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमें मॉलिक्यूल का सहारा लेना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए उस प्रॉपर्टीज़ को, तो वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में मुझे सिर्फ एक एटम की ज़रूरत होती है, आइसोलेटेड गैसेस एटम की, और हमारा काम हो जाता है। सिमिलरली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करें तो ये सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज होती है ना, कि वो अट्रैक्ट कितना करेगा, ये सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज होती है कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, राइट। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव भी जो होता है, मैंने अभी बताया था आपको, ये भी सिंगल प्रॉपर्टीज के लिए ही, सिंगल एटम से ही एक्सप्लेन कर लिया जाता है इसको, इसीलिए ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज के कैटेगरी में आएगा। शील्डिंग इफेक्ट अगर जाने, वो भी एक आप कह सकते हैं क्या होगा? एटॉमिक प्रॉपर्टीज होगा। तो इस तरीके से दीज आर द एटॉमिक प्रॉपर्टीज विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय यूजिंग एटम्स, है ना। लेकिन जिसको एटम के हेल्प से नहीं कर पाएंगे एक्सप्लेन, उसको तो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और जब मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो वो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ कहलाने लगता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहें तो लिख सकते हैं रेडियस, जिसे हम मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, राइट, बॉइलिंग पॉइंट। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, ये सारे आपको मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं, राइट। लेकिन हम जो मेनली पढ़ते हैं, मेनली जो हम यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, वो हम इतना ज़्यादा नहीं करते, कुछ लिमिटेड करते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मेनली 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, मेनली 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वी हैव टू रीड और वी हैव टू डिस्कस। वी हैव टू mainly 4 periodic properties we have to what? read or discuss। जैसे सबसे पहला जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा दैट इज एटॉमिक साइज।
मैं आपको एटॉमिक साइज के बारे में सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिए यही 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो मैं आगे लिखने वाला हूँ उसी से क्वेश्चन 80% के अराउंड पूछे जाते हैं। 20% जो अब तक मैंने पढ़ाया है उससे पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक साइज हो गया। तो एटॉमिक साइज को हम क्या कहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो हम एटॉमिक रेडियस भी लिख लेते हैं सो दैट हमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। नेक्स्ट जो दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग कवर करेंगे दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल यू कैन से, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं आप, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कह सकते हैं इसे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसे इन शॉर्ट हम यहाँ पे कहते हैं आईपी। नंबर 3 जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आईपी कह सकते हैं, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम आईई लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जो भी शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ करना चाहें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंथैल्पी आर द सेम टर्म। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हम 3rd पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, गेन इंथैल्पी, जिसे हम इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को EA से नोटेशन देते हैं, इंडिकेट करते हैं। एंड फाइनली वी हैव टू रीड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हमें पढ़ना है, जिसे हम इन शॉर्ट इंडिकेट करते हैं कैपिटल EN, और एटॉमिक रेडियस को इन शॉर्ट AR एटॉमिक रेडियस बोल करके हम ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ये 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मेनली अपने को डिस्कशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना समय गवाए हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और हम कोशिश करेंगे इसे बड़े डिटेल में पढ़ने की। ठीक है, दैट इज एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज आप कह सकते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ हम इसे क्या देखेंगे, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको ज़्यादातर दिखता है वो इसी वर्ड में कि एटॉमिक साइज को हम डिटरमाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस, राइट। अब आपको पता है कि अगर हम एक बात बताएं कि एटम का जो साइज होता है बेटा, आपको पता है कि ये आपको न्यूक्लियस मैंने दे दिया अंदर में बीचों बीच में, और ये फर्स्ट सेल इस तरीके से, सेकंड सेल इस तरीके से मैंने दे दिया। अगर कंप्लीट एटम की हम बात करें ना, तो कंप्लीट एटम की जो हम रेडियस की बात करते हैं, एटम की साइज की बात करते हैं, वो एंगस्ट्रॉन्ग में की जाती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग में की जाती है, और 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, हमने मीटर में कन्वर्ट करके बताया कि ये है आपको 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। लेकिन अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें, है ना, सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें, ये है आपका सिर्फ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात करें US होगा। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि इसकी जो रेडियस होती है वो फर्मी में होती है, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि यहां से हमें एक ऑब्जर्वेशन मिला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, दैट इज कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10⁵ का डिफरेंस आ रहा है। मतलब हर एक एटम, जितने भी एटम हैं अभी एग्जिस्टेंस में, वो सारे के सारे एटम अपने न्यूक्लियस से लगभग 1,00,000 गुना बड़ा होता है। अपने हर एक न्यूक्लियस से कोई भी एटम, है ना, 1,00,000 गुना बड़ा होता है, क्योंकि एटम का साइज आपने पूरा यहां तक ले लिया है, आउटर मोस्ट सेल तक,
जबकि न्यूक्लियस का सिर्फ बीचों बीच वाला पार्ट लिया है आपने। तो ये फर्मी में है 10⁻⁻15 और 10⁻10, सो 1,00,000 गुना कोई भी एटम बड़ा होता है अपने न्यूक्लियस से। अब रेडियस आपको मैथमेटिक्स में, आप रेडियस कैसे पढ़ते हो? रेडियस आप ऐसे पढ़ते हो कि यहां से न्यूक्लियस से डिस्टेंस ले लो, ये वाला, इसको रेडियस कहते हैं। आप बिल्कुल सही पढ़ते हैं, बट क्या हम ऐसा एटॉमिक रेडियस ऐसे निकाल पाएंगे? यहां पर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहां पे आप 3 चीजें आप समझ के चलिए। इस तरीके से आप एटॉमिक रेडियस यहां पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि एटम की साइज बहुत छोटी होती है ना। एटम इज टू स्मॉल, बहुत छोटा साइज होता है, राइट। और दूसरा रीजन हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो बाउंड्री होती है, यानी कि जो एटम की जो बाउंड्री होती है, यानी कि ये वाली जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल वाला जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, वो डिफाइन नहीं होता, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। सो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, कि एटम हैव डज नॉट atom have does not well defined boundary, well defined boundary, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा है कि वेव नेचर होने के कारण भी हम यहाँ पे वेव नेचर, जो इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है वो वेव नेचर का होता है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण भी ये 3 प्रॉब्लम जो है, ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम के कारण हम डायरेक्टली जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हमें रेडियस पढ़ाया जाता है, ऐसा हम डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? आपको किस तरीके से यहाँ पे एटम दिखने लग जाएगा अगर ऐसा करोगे तो? आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप ऐसा एज्यूम करोगे तो आपको एटम कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप थोड़ा सा समझें। ये आपका न्यूक्लियस रहा, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, है ना, इस तरीके से, एंड देन थर्ड सेल। अगर मैं ऐसा बना दिया तो क्या होगा कि एटम जो है, इलेक्ट्रॉन कहा गया कि वेव नेचर का होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। देखो ये वेव नेचर का है, इलेक्ट्रॉन ऐसा मूवमेंट कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कि आपका न्यूक्लियस है यहाँ पे, क्या न्यूक्लियस से ये दूरी सेम है? ये वाला न्यूक्लियस से ये वाली दूरी देख लें, मतलब मिडिल वाला पार्ट में आप देख लें, ये ऊपर हो गया, ऊपर टॉप वाला पार्ट, मैं मिडिल वाला पार्ट ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ तक का पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है, और एक पार्ट लोअर वाला पार्ट ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट। तो आप देखिए तीनों अलग अलग डिस्टेंस बता रहा है। ये वाला पार्ट अलग डिस्टेंस बता रहा है, ये अलग डिस्टेंस बता रहा है, ये अलग डिस्टेंस बता रहा है। तो इसीलिए हम तो एक रेडियस तो डिफाइन कर नहीं पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा है और वेल डिफाइंड बाउंड्री भी नहीं है। सो ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, और वेव नेचर जो होने के कारण हमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता ही नहीं चल पाता कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यही कहता है। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये भी आपको बताया जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में वो कहता है कि अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है ये तो हम बता ही नहीं सकते, अगले 1 सेकंड में क्या होने वाला है ये तो हम बता ही नहीं सकते। तो आप इतने श्योरिटी से कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहीं पे फिक्स है? नहीं, ये पोजीशन फिक्स नहीं हो सकती। हो सकता है आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है आगे, हो सकता है पीछे होगा। आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि बीचों बीच में है ऐसा, राइट। तो इससे आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मिला कि हम इस तरीके से एटम की रेडियस को नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो जुगाड़ क्या होगा? सो यहाँ पे हम बॉन्डेड स्टेट में, है ना, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि बट वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस इन बॉन्डेड स्टेट, और लोग कहते हैं फ्रोजन स्टेट,
है ना, फ्रोजन स्टेट, पूरी तरीके से एकदम एक जगह पे स्थिर हो गया है, वैसे वाले स्टेट में जा करके आप निकाल सकते हो एटॉमिक रेडियस। कहने का मतलब है, चलो भैया ठीक है, आउटर मोस्ट सेल तो मुझे नहीं पता, मैं मान लिया, चलो आउटर मोस्ट सेल मुझे नहीं पता, बट मुझे तो ये तो पता है ना कि न्यूक्लियस का तो एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो हो चुका था, राइट। तो हम क्या करेंगे अब कि इसी डिस्टेंस को, एक एटम को क्या करेंगे, दूसरे एटम से हम बॉन्ड बना देंगे, इस तरीके से बॉन्डेड कर देंगे, और बॉन्ड करने के बाद एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की दूरी देख लेंगे, और इसी डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस आया, इसी डिस्टेंस को अगर हाफ कर देंगे तो रेडियस निकलेगा। ये अपना नया कॉन्सेप्ट है जिससे हम रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये वाला मान लो कि A है और ये A है, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन A टू A डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। देख रहे हो, क्योंकि हमें रदरफोर्ड के द्वारा किसी का भी कोई एटम का न्यूक्लियस फिक्स होता है, ये हमें पता है पहले से, तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा पहले से पता था, जिसके कारण मुझे रेडियस निकालने में इस तरीके से मेथड में कोई परेशानी नहीं है। तो हम इसी तरीके से अब रेडियस निकाला करेंगे। तो कितने तरह के रेडियस हैं पहले ये देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ रेडियस की बात कर लेते हैं, कितने तरह के रेडियस आखिर होते हैं। सो टाइप्स ऑफ रेडियस, नंबर 1 अगर हम बात करें, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। नंबर 1 इज कोवेलेंट रेडियस। चूंकि ये इन जनरल नॉन मेटल के बीच में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो नॉन मेटल के बीच में बनता है, और तो नॉन मेटेलिक रेडियस ही आएगा, है ना, या तो ये कोवेलेंट रेडियस आएगा, मतलब नॉन मेटल के बीच में जो भी बनेगा रेडियस वो कोवेलेंट रेडियस आएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक रेडियस भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इन जनरल कोवेलेंट रेडियस जो बनता है वो नॉन मेटल के बीच में ही बनता है, इसके कारण हम कोवेलेंट रेडियस इसे कहते हैं। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मेटेलिक रेडियस, है ना। एंड थर्ड वन जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल DA होगा, वंडरवॉल रेडियस। एंड फाइनली लास्ट में जो हम पढ़ेंगे दैट इज आयोनिक रेडियस। यही 4 हम पढ़ने वाले हैं, 4 तरह के रेडियस हम पढ़ेंगे। आइए 1 बाई 1 हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि किसे हम कहते हैं आखिर, क्या कोवेलेंट रेडियस, किसे मेटेलिक रेडियस, किसे वैंडरवॉल रेडियस, किसे आयोनिक रेडियस कहते हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आइए तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बस डिफरेंस इन दोनों में बहुत माइन्यूट लेवल का डिफरेंस है। क्या है इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हम बताते हैं कि कोवेलेंट रेडियस की अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला, व्हेन टू सिमिलर नॉन मेटल एटम, व्हेन टू सिमिलर, यहाँ पे हम नंबर 1 ए की बात कर लें, व्हेन टू सिमिलर नॉन मेटल एटम कंबाइंड केमिकली then the distance between two nucleus is called as internuclear distance. This is called internuclear distance. जो ये distance आपने अभी डिटरमाइन करा है, इस distance को आप यहाँ पे कहते हो क्या, internuclear distance. internuclear distance. और इसी डिस्टेंस को, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही आप बॉन्ड लेंथ भी कहते हो। इसी को आप क्या कहते हो, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सो आप इसे बॉन्ड लेंथ भी कहते हो और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हो। लेकिन हमने डेफिनेशन क्या दिया है, व्हेन two similar non-metal, this one is also non-metal and this one is also non-metal, so when two similar non-metal atom combined chemically, then the distance between two nucleus is called as internuclear distance, and if we take half of that distance, and if we take
हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए, सो डी ए ए, दैट विल, यहाँ पे डी ए ए जो आया अपना डिस्टेंस बाई 2 विल गेट आर कोवेलेंट रेडियस। यहाँ पे आपको कोवेलेंट रेडियस मिल जाता है अगर आप इसे डी ए बाई 2 कर देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं तो आर कोवेलेंट रेडियस आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं बड़े आसानी से हमें मिल चुका है कोवेलेंट रेडियस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे आखिर और एटॉमिक रेडियस की बात की जाए। जैसे ए आपने तो ये कह दिया, लेकिन यहाँ पे और कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे मान लो कि होमो एटम दे दिया, होमो एटॉमिक अगर आपको दे दिया गया, मान लीजिए दिस इज़ होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक अगर आपको दे दिया गया है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि सेम टाइप के एटम रहेंगे आपके पास, यहाँ पे सेम एटम्स रहेंगे। और जब आपके पास सेम एटम्स रहेगा तो आप यही वाला फॉर्मूला लगा देना, क्या, आर कोवेलेंट इज इक्वल टू डी ए बाई 2, क्योंकि आपने क्या बोला कि सेम एटम रहेगा, तो ये हो जाएगा। और डी ए को ही क्या कहते थे, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2, तो ये चीज़ डी ए को बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। तो ये हो गया होमो एटॉमिक एटम के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दूसरा जो आपसे बोला जाता है दैट इज ऑफ हेटेरो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, राइट, हेटेरो एटॉमिक रेडियस विथ डिफरेंट एटम। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि डिफरेंट एटम है तो क्या करेंगे आप, अगर आपको डिफरेंट एटम दे दिया, सेम एटम दिया तब तो आपने ए डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, बट अगर डिफरेंट एटम रहा और उसमें भी दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो एटम है तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम हो सकता है उसकी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू आपको नहीं पता है अभी, कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा। सो अगर मान लीजिए वो वैल्यू अगर उसकी सेम है, ठीक है, वो आगे चल करके यूज़ में आएगा आपको, तो अगर सेम रहा तब के केस में आप क्या करेंगे, तब के केस में आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है, दैट इज डी ए बी। देखो अब ए लिखते थे, अब हमें यहाँ पे डी ए बी लिखना पड़ेगा, है ना, विच इज बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। दोनों के रेडियस को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, कोवेलेंट रेडियस। जैसे मान लीजिए कि ये एक एटम ए है ना, एक एटम यहाँ पे न्यूक्लियस इसका मैं मान लेता हूँ ए, और उसी तरीके से ये वाला एटम यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया क्योंकि ये पूरी तरीके से यहाँ पे ऐसा है, तो इसका बीचों बीच में ले लिया है मैंने बी। तो ए और बी के बीच में दूरी जो कहलाएगा, अब ये वाला पूरी तरीके से जो दूरी कहलाएगा वो डी ए बी कहलाएगा। तो डी ए बी कहलाएगा, तो यानी कि हम दोनों के रेडियस को ऐड कर दें तब के केस में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम बी की बात करें, मान लीजिए अभी तो सेम माना था आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, यानी कि सेम नहीं रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट मान लो, इस बार आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी गई है, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तब क्या करेंगे आप, तब के केस में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डी ए राइट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, है ना, माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी, ऐसा। यानी कि ये है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। आप इसको डेल्टा ई एन भी लिख सकते हो, इन प्लेस ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी यू कैन राइट डेल्टा ई एन। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिक्स होती है किसी की भी, तो वो वैल्यू को आप ए की वैल्यू से बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। हालांकि इसका एप्लीकेशन हम आगे चल करके करेंगे, अभी फ़िलहाल जब मैंने पढ़ाया है आपको ए और बी एटॉमिक रेडियस बता रहा था, कोवेलेंट रेडियस बता रहा हूँ, तो सोचा अभी बता दूँ। तो एक्स ए और एक्स बी जो है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है, उसको अगर माइनस कर देंगे तो डेल्टा ई एन निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टीवेंसन एंड शूमेकर फार्मूला। इसको क्या कहते हैं, स्टीवेंसन एंड शूमेकर, SCHO
MAKER, शोमेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था आपका कोवेलेंट रेडियस, जो पहला रेडियस आपने पढ़ा। ठीक है, अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मान लीजिए मेटेलिक रेडियस आप बताना चाहते हैं, तो आप समझिए कि नॉन मेटल एटम के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इसीलिए आप देखेंगे गौर से तो मैंने कोवेलेंट रेडियस को ओवरलैप करवाया है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल के एटम के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने ओवरलैप करवाया है। बट एज कंपेयर टू नॉन मेटल, मेटेलिक एटम में क्या होता है कि अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अगर उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा जब उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो जस्ट हम टच कराएंगे। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये तो आपको पता है। तो हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे जस्ट टच करा करके, कि मतलब यहाँ पे जस्ट मेटेलिक रेडियस में टच करेगा ये वाला, ऐसा। वहाँ पे ओवरलैप कर जा रहा था, एक दूसरे में घुस जा रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे टच करेगा। तो ऐसा यही रेडियस जो होता है ना, यहाँ से लेकर के ये वाली जो दूरी है ना, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस आपको डी हो जाएगा पूरी तरीके से, डिस्टेंस डी, राइट। और ये मान लीजिए कि सिमिलर, व्हेन टू सिमिलर मेटल एटम आपने लिया हुआ, डी ए हो जाएगा। तो इस केस में आप कहेंगे कि मेटेलिक रेडियस अगर डिफाइन करना हो तो आप आर एम करके, है ना, ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो कि मेटेलिक रेडियस विल बी इक्वल टू आर मेटेलिक विल बी इक्वल टू डी बाई टू। देखो जो डी मैंने माना है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, सो हमें मेटेलिक रेडियस मिल जाएगा, राइट। ये इस तरीके से, मतलब आपने क्या देखा कि कोवेलेंट रेडियस में हमने क्या लिया था, नॉन मेटल को, चूंकि नॉन मेटल लेना था तो अट्रैक्शन ज़्यादा था तो ओवरलैप किया। यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, ये जस्ट टच करेंगे। और उससे भी कमज़ोर फोर्स होता है कौन, वैन वाल रेडियस, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार वैन वाल रेडियस की। वैन वाल रेडियस, ठीक है। तो वैन वाल रेडियस जो होता है, आर वैन वाल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, आर वैन वाल। इसको आप सिंपली देखेंगे तो नोबल गैसेस के बीच में लगता है या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, ठीक है। और ये पक्का है कि फ्रोजन स्टेट में आपको और सॉलिड स्टेट में अप्लाई करना पड़ेगा इसको, मतलब ये सॉलिड स्टेट में रखना बहुत ज़रूरी है। आप कह सकते हैं इसे सॉलिड स्टेट में रखिए, है ना, या फिर आप इसको फ्रोजन स्टेट में रखिए। मतलब हिलना डुलना नहीं चाहिए, फ्रोजन स्टेट आपको हिलना डुलना नहीं चाहिए वो गैसियस स्टेट को, क्योंकि हिल गया तो एटॉमिक रेडियस उतने अच्छे तरीके से आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसको डिफाइन करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि इनर्ट गैसेस के लिए जनरली वैलिड होता है, और कोवेलेंट में समटाइम्स आप जैसे मान लीजिए कि Cl2 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सो आपने क्या करा कि जैसे मान लीजिए Cl2 आपने ले लिया, ये बनाया आपने Cl2, ठीक है। ये अगर आपने Cl2 बनाया तो Cl2 में क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे कि इससे इसकी दूरी, चूंकि दोनों नॉन मेटल है, तो ये जो रेडियस मिला आपको ये कोवेलेंट रेडियस मिला। लेकिन एक और Cl2 बना लीजिए आप इधर, ये एक Cl2 और बना लीजिए, है ना, क्लोरीन से मिलकर के एक Cl2 बनेगा और ये भी कोवेलेंट रेडियस बनेगा। तो इंडिपेंडेंटली ये दोनों एक एक कोवेलेंट रेडियस बना चुके हैं। लेकिन जब दो मॉलिक्यूल को, यानी कि एक क्लोरीन Cl2 यहाँ पे है, एक Cl2 यहाँ पे है, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो वैन डर वाल फोर्स होता है। तो यानी कि नज़दीक वाला न्यूक्लियस जो भी होगा, ये नज़दीक से न्यूक्लियस से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम वैन डर वाल डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। सो वैन डर वाल डिस्टेंस होगा। अब इसको अगर हाफ कर दोगे तो वैन डर वाल रेडियस हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसी डिस्टेंस को, जो भी नज़दीक वाला है, उस नज़दीक वाले को क्या करोगे कि आर वैन डर वाल, है ना, आर वैन डर वाल
इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या कीजिए कि आसानी से आप यहाँ चाहें तो ए लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे ए लिख दीजिए। तो मैं क्या कर दूंगा, आर वैंडरवॉल इज इक्वल टू DAA/2। तो बड़े आसानी से आपने आर वैंडरवॉल भी डिटरमाइन कर लिया। अब देखो हमने जो आर कोवेलेंट निकाला, आर मेटेलिक निकाला, है ना, आर को वैंडरवॉल निकाला, ये तीनों जो हमने निकाला है, क्या इसका यूज़ हमें आएगा? तो मैं कहूँगा कि आपको क्या याद रखना है मैं बताता हूँ। ये तीनों में से डेफिनेशन आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो मेनली आपको दिमाग में रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन तीनों का जो दिमाग में रखना है वो क्या रखना है, आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी रेडियस आपको कौन लगा यहाँ पे, ये बताइए। सबसे बड़ा रेडियस ऑब्वियस सी बात है कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, यानी कि ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं। अट्रैक्शन कम होने का कारण मतलब क्या हो सकता है कि बहुत दूर है ना, या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि अट्रैक्शन कम है तो हम समझ जाते हैं कि ये दूर है, या दूर है तो अट्रैक्शन कम है, तो ये अट्रैक्शन कम लग रहा है, ठीक है। तो अट्रैक्शन कम है यानी कि सबसे ज़्यादा जो रेडियस होगा आर वैंडरवॉल की रेडियस होगी। आर वैंडरवॉल की रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। बता सकते हैं आर कोवेलेंट और आर मेटेलिक में सबसे ज़्यादा किसकी होगी? मैं कहता हूं कि आर मेटेलिक की उसके बाद रेडियस होगी। क्यों? क्योंकि आर मेटेलिक जस्ट एक दूसरे को टच करते थे, याद हो तो, लेकिन आर कोवेलेंट एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं भैया। तो ज़्यादा अट्रैक्शन होता है ना कोवेलेंट में, तो ओवरलैप कर जाएगा तो ये न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की दूरी जो है वो घट गई। लेकिन ये जस्ट टच कर रहे हैं, तो टच करने से क्या होता है कि ये वाला न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ रहे हो? तो ये वाला ज़्यादा होता है, तो आर मेटेलिक ज़्यादा होगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा, आर कोवेलेंट। आप बोलेंगे सर आयोनिक रेडियस तो आपने बताया नहीं। आयोनिक रेडियस मैं डिफाइन करूंगा, अभी यहाँ पे इस जगह पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता। तो आयोनिक रेडियस को सेपरेटली मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा उस पर तो डिफाइन करूंगा साथ में, वहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर होगा वहाँ पे। सो इस तरीके से आपको इसका ऑर्डर याद रखना है कि सबसे बड़ी रेडियस इन तीनों में जो होता है वो आर वैंडरवॉल होता है, देन आर मेटेलिक होती है, देन आर कोवेलेंट। अगर मान लीजिए आपने इसको 1 यूनिट मान लिया, ठीक है, 1 यूनिट कहने का मतलब कि कुछ भी ले सकते हैं 1 में, एंगस्ट्रॉन्ग में ले सकते हैं, कुछ में भी ले सकते हैं। तो अगर रेडियस ये 1 यूनिट में है तो ये 1.2 होगा, और अगर ये 1 है, ये इससे 1.2 ऐसा है, और यहाँ पे ये लगभग 2 गुना बड़ा हो जाता है कोवेलेंट से। तो ये एक रेशियो होता है जहाँ पे इनकी साइज की ऑर्डर आप बता सकते हैं। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। बाकी आपको ऊपर की थ्योरी याद नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी है कि आर वैंडरवॉल रेडियस जो सबसे ज़्यादा होता है, फिर आर मेटेलिक होती है, और फिर होता है क्या आपको आर कोवेलेंट। तो हमने इस लेक्चर में रेडियस को डिफाइन करा है। अब अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स को स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।